Hello students, welcome to AV Educatum. Today here again I am with a new session, new topic, and that is your motivation. So here we are going to discuss a new presentation on motivation, अर्थात अभिप्रेरणा. Let us have a look on the definitions. So स्किनर कहते हैं बेटा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, अर्थात मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू द लर्निंग. यानी कि यदि बालक या कोई भी अभिप्रेरित होता है, आपके अंदर अभिप्रेरणा जब जागृत हो जाती है तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो गति पकड़ लेता है, अधिगम प्रक्रिया गतिशील हो जाती है. बर्नार्ड कहते हैं मोटिवेशन इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन. अर्थात बर्नार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा जो है वो शिक्षा में मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या है. वो इसको एक समस्या की फॉर्म में देखते हैं. मैकडगल कहते हैं अभिप्रेरणा भी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, अर्थात मोटिवेशन इज दोज मेंटल एंड द फिजिकल एबिलिटीज स्टेजेस जो किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए होती हैं. सो ये तो हमने डेफिनेशन देखी. तो इसको डेफिनेशन देखने के बाद हम इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि अभिप्रेरणा बेसिकली है क्या. अभिप्रेरणा शब्द जो है बेटा मोटम जो एक लैटिन का वर्ड है उससे बना है, जिसका मतलब होता है मूव करना अर्थात गति प्रदान करना. इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है. दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है. इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पावर जो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है. अभिप्रेरणा क्या है? कार्य से संबंधित होती है जिसे प्रत्येक व्यक्ति में जागृत किया जा सकता है. एक्चुअल में अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, साइकोलॉजिकल, जो व्यक्ति को काम पर बनाए रखने के साथ साथ उन्हें उत्साहित करती है. जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी मार्केटिंग सेक्टर्स होते हैं बेटा, उन सब में उनके जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा अपने जूनियर्स को रेगुलर वे में उनको उत्साहित करते हैं. कोई भी वो कार्य करते हैं उनको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है मोटिवेशन हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. ठीक, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द अभिप्रेरणा की विशेषताएं या उनकी स्पेशल फीचर्स. अभिप्रेरणा का संबंध मनोविज्ञान से है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती है. अभिप्रेरणा हर व्यक्ति के अंदर आती है. हर व्यक्ति अभिप्रेरित हो सकता है अगर उसको सही अभिप्रेरित करने वाला मिले तब. अभिप्रेरणा किसी भी एक विधि पर आधारित नहीं होती. होता क्या है, एक माता पिता के 3 या 2 बालक हैं तो जरूरी नहीं है जिस तरह से उसका एक बालक मोटिवेट हुआ उसी विधि के अपनाकर दूसरा बालक मोटिवेट हो. हर बालक, हर व्यक्ति के लिए नई विधि, नई टेक्निक चाहिए होती है अभिप्रेरणा की. इसकी बहुत अनेकों तकनीकें होती हैं. अभिप्रेरणा का असर बालक के या व्यक्ति के किसी एक पार्ट पर नहीं पड़ता. सपोज मान लो आपका माइंड अभिप्रेरित होगा तो आपकी आइज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हार्ट, आपका फिजिकल पूरा अपीयरेंस, इंटरनल अपीयरेंस सब कुछ बदला जाएगा. यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किसी भी एक भाग पर नहीं. ठीक है बेटा. अभिप्रेरणा एक अनंत निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है जो रेगुलर चलती है. ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती. राइट बेटा. गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. काइंड्स ऑफ मोटिवेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोटिवेशंस के पार्ट्स. पहला होता है सकारात्मक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, या इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक वर्ड जब आप गौर करोगे तो सीधी सी बात होती है ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें कुछ भी ऐसा अच्छा हो जो बालक अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे, जिसमें कुछ भी पॉजिटिव आ रहा हो, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा हो, जिसके द्वारा कुछ पॉजिटिव सीखने को मिल रहा हो, वो अभिप्रेरणा हमारी होती है पॉजिटिव अभिप्रेरणा. इसको इंट्रिंसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक की खुद की अंदर से ये डेवलप होती है. इस अभिप्रेरणा में बालक के अंदर से प्रेरणा मिलती है. वे चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता, अरे इतना सा कार्य तो मैं कर ही सकता हूँ. इस तरह के बारे के मन में विचार आते हैं. बालक का मनोबल बढ़ता है. वो देश के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे उसके परिवार का, देश का नाम रोशन हो. दूसरी प्रकार की आपकी हो गई बेटा नकारात्मक या नेगेटिव मोटिवेशन. इसको हम एक्सटेंसिव भी कहते हैं क्योंकि यह वह अभिप्रेरणा है जिसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है पर वो इंटरनली नहीं आ रही बेटा उसकी. वो क्या है, बाहर से उसको मिल रही है. जैसे बालक कार्य करता है पर दूसरे की इच्छा के कहने पर वो करता है. और दूसरी चीज़ क्या होती है, यह वह प्रेरणा है जो बालक को निगेटिव उस पर इम्पैक्ट डालती है. जैसे कि दंड के द्वारा उसको प्रेरणा मिल जाती है, कई बार उसको सजा के द्वारा प्रेरणा मिल गई, निंदा के द्वारा उसको प्रेरणा मिल गई, कंपटीशन की भावना के द्वारा. फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई कार्य नहीं किया, टीचर ने उसको डांटा, उसने कहा देखो उस बच्चे ने कितना अच्छा कार्य किया, तो बालक के अंदर से बालक को एक प्रेरणा मिल गई, अरे उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगा. तो प्रेरणा तो ये भी हुई पर ये बाहर से मिली और क्या हुई, निगेटिव फॉर्म में उसको मिली.
तो ये होती है आपकी नकारात्मक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ लेट्स हैव द लुक ऑन द टेक्निक्स, या हम उन विधियों की बात करते हैं जो अभिप्रेरणा की विधियाँ हैं। सबसे पहले हम अभिप्रेरणा की विधि में बात करते हैं रुचि की। विद्यार्थी उस कार्य को अधिक अच्छे से करता है बेटा जिसमें उसकी रुचि होती है। विद्यार्थी क्या, कोई भी, और अभिप्रेरणा से वह जब कार्य करता है तो वो शीघ्र करता है और उस कार्य को करने का जो प्रोसेस है उसको जल्दी सीख लेता है। तो शिक्षक को यानी कि टीचर को क्या चाहिए, विद्यार्थी को रुचि को पहचाने, उसकी रुचि को पहचान कर उसी की रुचि के तदनुसार उसको ऐसे कार्य सौंपे जो वो अपनी इच्छा से, रुचि से अच्छे से कर सके, उसमें इंटरेस्ट ले, तभी वो अभिप्रेरित होकर अच्छा कार्य करेगा। सफलता की बात करते तो अध्यापक को समस्त कक्षा के लिए सफलता के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिनकी प्राप्ति सुगमता से हो सके। यदि विद्यार्थी का लक्ष्य बेनिफिशियल होता है तब वह सफलता प्राप्ति के लिए रेगुलर प्रयत्नशील करता है। अगर बालक को लगता है कि मेरा जो मोटो है, मेरा जो लक्ष्य है, उससे मुझे कहीं ना कहीं जीवन में बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अच्छी तरह से उसको प्राप्त करने के लिए अपने सारे एनर्जी लगा के उस सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो ये अभिप्रेरणा टीचर ही उसको प्रदान करता है। विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए टीचर को समय समय पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसको अभिप्रेरित करना, एक प्रशंसा भी अभिप्रेरणा का ही एक टेक्निक है, क्योंकि प्रशंसा के द्वारा बालक बहुत अत्यधिक मोटिवेट होता है। जैसे कोई भी बालक है या बालक को छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति की मेरी अगर कोई प्रशंसा कर दे, अरे आपने बहुत अच्छा ऐसा कार्य किया, तो मैं भी एक तरह से मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं और अच्छा नेक्स्ट टाइम में करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या है, विधियाँ है अभिप्रेरणा की। प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन की भावना, यदि कोई ये कहता है कि अरे आपसे अच्छा उसने किया, उससे अच्छा आपने किया, तो दोनों के प्रति क्या है, एक कंपटीशन की भावना जो आ जाती है, वो कंपटीशन की भावना दोनों को ही प्रेरित करती है कहीं ना कहीं, और व्यक्ति या बालक उस कार्य को और एनर्जी से के साथ करने की कोशिश करता है। तो प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन इज ऑल्सो फॉर्म या ऑल्सो टेक्निक ऑफ द मोटिवेशन। विद्यार्थी के सामूहिक कार्य, उसके जो ग्रुप वर्क होते हैं, विद्यार्थी अवलोकन और अनुकरण, क्या ग्रुप में जब विद्यार्थी अवलोकन करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण करने के पश्चात वो कार्य को सीखता है, सीखने के बाद वो ऐसे आदर्शों का प्रदर्शन क्या करता है, करने की कोशिश करता है, और उसके द्वारा क्या होता है, वह सामूहिक कार्य की ओर प्रेरित होता है। बालक जब किसी भी सामूहिक कार्य में, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जब कोई भी ग्रुप का काम होता है तो उसमें क्या होता है, सामूहिक कार्य जब होता है, सामूहिक कार्य से बालक जल्दी सीखता है, उस जल्दी अभिप्रेरणा मिलती है उसको, और उन अभिप्रेरणा के द्वारा वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो बालक निर्धारित करना चाहता है अपने जीवन में। फिर नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कार्यों में सहभागिता एवं सहयोग। देखो, जो सहभागिता और जो सहयोग होता है, ये दोनों ही वर्ड ऐसा है जो प्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। सहयोग की भावना पर ही समूह का निर्माण होता है। जब एक ग्रुप में 20-15 लोग होंगे, अगर दोनों या सबके सब एक दूसरे का बेटा सहयोग नहीं करेंगे तो समूह कैसे बनेगा, और समूह बनेगा तो कार्य समूह में तभी हो पाएगा जब आप सहभागिता एक दूसरे की होगी। जब तक एक दूसरे का कॉपरेशन नहीं होगा तब तक कार्य अच्छे से नहीं होगा। तो सामाजिक कार्यों में सहभागिता का और जो सहयोग होता है वही बालक को प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है। कक्षा का वातावरण, कक्षा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा काम करती हैं। बाहर का वातावरण विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं जैसे रुचियाँ, उसकी अभिरुचियाँ या दृष्टिकोण या बुद्धि आदि से होता है उसका संबंध, जबकि बालक के अंदर जो इंटरनली चीज़ें होती है वो उसका आत्म प्रदर्शन, उसकी इंटरनल, उसकी क्वालिटीज़, उसके इंटरनल फीचर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कक्षा के वातावरण बालक के लिए एक मोटिवेशन के रूप में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा लाता है। और फिर सबसे एक खास बात है अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति या बालक जब ध्यान एकाग्रता लाता है अपने जीवन में, यानी कि मेडिटेशन करता है, तो क्या है, वो उसके जीवन में प्रेरणा का एक उचित स्रोत बनता है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा के क्या क्या महत्व होते हैं। अभिप्रेरणा के जब महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है सीखना। सीखने का प्रमुख आधार ही प्रेरणा होता है। सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि सीखने में जो आपका रिजल्ट का जो एक आपका नियम होता है, रिजल्ट का लॉ, वो क्या करता है, आपके लिए एक प्रकार का मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करता है। जिस कार्य को करने में बालक को या व्यक्ति को सुख मिलता है वह बार बार उसको रिपीट करता है, लेकिन जब आपको किसी भी कार्य करने पे बेटा दुख मिलता है तब उसको बालक छोड़ देता है।
इस प्रकार बालक के माता पिता, उसके शिक्षक, गुरुजन, उसके समाज के लोग के द्वारा जब उसे प्रशंसा मिलती है तो बालक प्रेरित होता है और उसके द्वारा वो सीखता है। दूसरी बात होती है चरित्र निर्माण की। चरित्र निर्माण क्या होता है? शिक्षा का श्रेष्ठ गुण होता है। इसके द्वारा नैतिकता का संचार होता है, अच्छे विचार और संस्कार जन्म लेते हैं और उनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में प्रेरणा का मुख्य स्थान होते हैं। ठीक, और फिर बात करते हैं उद्देश्य की प्राप्ति। प्रत्येक विद्यालय का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। ये सभी लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे विद्यालय के लक्ष्य की बात करें, चाहे हम बालक के खुद के लक्ष्य की बात करें। अध्यापन विधियां एवं पाठ्यक्रम। शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है टीचर को, क्योंकि टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है वो किस तरह की टेक्निक का यूज़ करके बालक को पढ़ा रहा है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार टीचर को अपनी ये टेक्निक्स चेंज करनी पड़ती है। इसी प्रकार प्रयोग में की जाने वाली शिक्षण विधियों में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान है, जबकि पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम के डिसीजन में भी प्रेरणा का मुख्य स्थान होता है। ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे विषयों का डिसीजन लिया जाना चाहिए, ऐसे विषयों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए जिसके द्वारा बालक में रुचि उत्पन्न हो सके और बालक अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सके। और अब बात करते हैं अनुशासन की। बालक के अंदर हम प्रेरणा के द्वारा एक उद्दंड बालक को भी बेटा हम अनुशासित बालक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि बालक उद्दंड है तो हम उसको समय समय पर उसको एक अच्छी एग्जाम्पल प्रस्तुत करके उसको प्रेरित करें कि बेटा ऐसा करोगे तो आप देखो एक अच्छी कैटेगरी में आओगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे शुरू में बालक हो सकता है इग्नोर करे, बट स्लोली बालक उस चीज़ से प्रेरित होगा और एक वही उद्दंड बालक एक बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दशा भी कहलाती है बालक के लिए। सो इन सब चीज़ों के जानने के बाद आई थिंक आपने मोटिवेशन को अच्छे से जाना होगा, आपने मोटिवेशन की विधियाँ जानी, आपने उनके प्रोसेस जाने, आपने जाने मोटिवेशन के फैक्टर्स क्या क्या है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।